नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास के माध्यम से थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। नोट्स मेरी हैंडराइटिंग का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स या तो मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी हैंडराइटिंग का नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपके यहाँ पे करवाई जाती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक इस प्रकार से सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे आप फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का वहां पे कोर्स अवेलेबल होगा। कोर्स को परचेज करके और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको बैच में भी ऐड करा दिया जाएगा। या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड पीजीटी डी ट्रिपल एस बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बैच आपको मिल जाएंगे और सभी बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करके इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर सकते हैं। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होती है। चलिए भैया, ये बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पाद की बचत से अधिक होगी, अर्थात ये उपभोक्ता के बचत के बारे में बात कर रहा है कि उपभोक्ता की बचत कब ज्यादा होगी। तो अब देखिए, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की अगर जो बात करें तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। क्या कहा था कि उपभोक्ता की बचत क्या होता है? तो एक वस्तु को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है, उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्रिज खरीदने जा रहे हैं और 30,000 रुपए का फ्रिज आप सोचे हैं कि 30,000 रुपए का हम फ्रिज मार्केट में जाके खरीदेंगे। आप सोचते हैं कि हम एलजी का फ्रिज खरीदेंगे 30,000 रुपए में, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि फ्रिज तो केवल और केवल 28,000 रुपए में ही मिल जा रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, 2000 रुपए का आपका क्या हो गया, बचत हो गया। तो यही होता है उपभोक्ता का बचत। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का मतलब क्या होता है, तो उपभोक्ता बचत का आशय यह है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है, उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताया कि 30,000 रुपए आप रखे हैं कि हमको एक 30,000 रुपए का फ्रिज खरीदना है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये 30,000 रुपए वाला फ्रिज केवल 28,000 रुपए में ही मिल जा रहा है। इसका मतलब कि आपका बचत कितना हो गया, 2,000 रुपए का हो गया। चलिए अब इस प्रश्न की बात करें तो उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में अधिक होगी। तो देखिए, मांग की लोच अगर जो इकाई से कम हो और पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक उत्पादक जो है वो पूर्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जब उत्पादक पूर्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि उपभोक्ता क्या करेगा कि उसका फायदा उठाएगा और वो ज्यादा लाभ या ज्यादा बचत को प्राप्त करेगा। तो जितने लोग भी आपसे नंबर बी बोल रहे हैं कि मांग की लोच इकाई से कम, ठीक है, अर्थात मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। मांग की लोच इकाई से कम होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नहीं है। और पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक उत्पादनकर्ता अपनी पूर्ति में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, इसी दशा में उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न ये रहा कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की तिर्यक लोच होगी। इजी सी बात है, पूरक वस्तु जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पूरक वस्तु जिसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं, संयुक्त वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु दो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो इकट्ठे रूप से कार्य करती हैं, अर्थात संयुक्त रूप से काम करती हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया, कार और पेट्रोल। तो सपोज करिए कि कार आपके पास है, पेट्रोल नहीं है तो भी यात्रा नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल है कार नहीं है तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो सपोज करिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होती है, तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है तो इस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब कार की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग कार की मांग को कम कर रहे हैं, और जब लोग कार की मांग को कम कर रहे हैं, लोग कार खरीद ही नहीं रहे हैं, तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल की भी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्थापन्न वस्तु। स्थापन्न वस्तु जैसे क्या होता है, चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी, तो जैसे सपोज करिए कि चाय की कीमत में वृद्धि होगी, चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो चाय की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इजी सी बात है। लेकिन अब क्या होगा कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से चाय की मांग कम हो जाएगी, लेकिन अब लोग क्या करेंगे कि कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो सपोज करिए कि चाय पहले भी 10 रुपए का चाय एक कंडीशन ऐसी थी कि जब चाय 10 रुपए का मिल रहा था और कॉफी भी 10 रुपए का मिल रहा था, लेकिन चाय की कीमत में वृद्धि हो गई और चाय 15 रुपए का मिलने लगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग अब चाय छोड़ करके कॉफी पीना पसंद करेंगे, अर्थात कॉफी की मांग बढ़ा देंगे। तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है, किसके संदर्भ में, स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में। पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में अनंत होता है और स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में शून्य होता है। ये चारों बातें ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये तो अच्छी सी बात है कि मूल आर्थिक क्रिया क्या है। मूल आर्थिक क्रिया क्या है, सबसे पहले जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, चलिए मूल आर्थिक क्रिया क्या है। तो देखिए भैया, इजी सी बात है, मूल आर्थिक क्रिया ये है कि जब आप किसी वस्तु की मांग करेंगे ना, जब आप किसी वस्तु की मांग करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए क्या उत्तर आ रहा है पहले आप बताइए, ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए, मूल आर्थिक क्रिया का मतलब ये हुआ उपभोग, ठीक है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब वस्तुओं की मांग होगी ना तभी वस्तु का उत्पादन होगा, अर्थात पूर्ति होगा।
और मांग व पूर्ति जब होगी तो क्या होगा, यही तो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यहीं पे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं। तो उपभोग का संबंध किससे हो गया, मांग से हो गया। और जब इकोनॉमिक्स में हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि पहले वस्तुओं की मांग होती है, उसके बाद उसका उत्पादन होता है। जैसे हम आपसे कहें कि पहले टीवी आया कि टीवी स्टैंड आया, हम आपसे कहें कि पहले टेलीविजन आया कि टेलीविजन स्टैंड आया, तो आप कहेंगे सर जी पहले टेलीविजन आया। और लोगों को जब रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई टेलीविजन को रखना है तो फिर टेलीविजन स्टैंड भी आने लगा। तो सबसे पहले मांग होता है, उसके बाद एक उत्पादक करता उत्पादन करता है, अर्थात उपभोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है भाई, इजी सी बात है, कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। नहीं भैया, स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो वस्तु आपको बाजार में जाते हैं और महंगी मिलती है, अगर जो आप वस्तु बाजार में जाते हैं तो आपको महंगी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा, अगर जो एक वस्तु महंगी आपको मार्केट में मिल रही है तो ऐसी स्थिति में आपका अतिरेक कम होगा, आपका अतिरेक क्या होगा, कम होगा। पहली बात ये भी ठीक है, और दूसरी बात ये भी होगी कि अगर जो मार्केट में वस्तु सस्ती मिले, अगर जो सस्ती वस्तु आपको मार्केट में मिल रही है, तब उपभोक्ता का बचत क्या होगा या अतिरेक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे दो कंडीशन मान लीजिए कि आप एक कंडीशन में आप 40,000 रुपये अपने पास रख करके ले जाते हैं मार्केट में फ्रिज खरीदने के लिए। तो पहली कंडीशन आप मान लीजिए कि 40,000 रुपये आप लेके जाते हैं और आपको सपोज करिए कि 35,000 रुपये में मिल जाता है फ्रिज, तो यहाँ पे आपका बचत कितना हुआ, 5,000 रुपये का बचत हुआ, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप 40,000 रुपये ही मार्केट लेकर के जा रहे हैं, अर्थात तो आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वस्तु अगर जो 38,000 रुपये में मिल जा रही है तो फिर आपकी बचत कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपये की हो जाएगी। इसका सीधा सीधी मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु महंगा मिलेगा, सॉरी, जब वस्तु यहाँ पे 35,000 रुपये में जब वस्तु सस्ता मिल रहा है तो आपकी बचत ज्यादा हो रही है, और जब 38,000 रुपये में मिल रहा है तो आपकी बचत क्या हो रही है, कम हो रही है, 2,000 रुपये की हो रही है। तो किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तु की कीमत से स्वतंत्र होता है, नहीं भाई, स्वतंत्र नहीं होता है, और चूंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है। तो ये तो इजी सी बात है, ठीक है, बहुत बार बताया हूं कि किसी वस्तु का बाजार मांग, तो बाजार मांग के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से आना चाहिए कि सर जी ये रहा उद्योग, उद्योग क्या करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण करता है, ठीक है। और ये जो उद्योग मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण करता है, इसी प्राइस पे, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म, एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है Q1, Q2, Q3, Q4 की मात्रा में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, व्यक्तिगत मांगों के क्षैतिज औसत, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं भाई, चलिए, उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं उदासीन वक्र एक दूसरे को, चलिए क्या बोल रहे हैं। तो उदासीन वक्र क्या होता है, कुछ इसी प्रकार का तो होता है ना, दो वस्तुओं का संयोग होता है, ठीक है। अगर जो एक वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना होता है और दूसरे अगर जो आपको समान संतुष्टि प्राप्त करनी है तो आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को आपको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, अर्थात घटाना पड़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। देखिए,
उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नहीं भाई, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर के जो तक होते हैं। नहीं भाई, प्रत्येक वक्र अधिकतम संतुष्टि के जो तक होते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इजी सी बात है। सो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? ये प्रश्न अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रितु चौहान जी, राजन सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी, ज्योति चौरसिया जी, रेशम बघेल जी, अभिषेक जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, मंजू जी, नौशाद अली जी, अक्षय गौरी जी, ठीक है, प्रदीप भारती जी, SN मिश्रा जी। सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दो यार, फिर शेयर कर दो। तो इजी सी बात है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें इंग्लैंड की, तो ये क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसपे सरकार का कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं। यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक फर्म को पता होता है कि बाजार में इस वस्तु की प्रचलित कीमत दर क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे विक्रेता होंगे। ठीक है, तो सबको पता होगा कि भैया प्रचलित वस्तु की कीमत क्या है। तो जब बहुत सारे विक्रेता होंगे तो बाजार में क्या होगा? कंपटीशन होगा। और जब बाजार में कंपटीशन होगा तो उपभोक्ता क्या रहेगा? उपभोक्ता को उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता का सम्राट बोला जाता है। अगला कि एक विलासिता की श्रेणी में, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच। अब देखिए इजी सी बात है, विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, या जीवन को आसान करने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ऐसा नहीं है कि आप उपभोग नहीं करेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। तो विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो एक उपभोक्ता अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए या आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करता है। अनिवार्य रूप से इन वस्तुओं का कोई महत्व लाइफ में नहीं होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि फ्रिज है, तो फ्रिज अगर जो आपके घर में है तो भी आप जी सकते हैं, नहीं है तो भी जिएंगे। अगर जो आपके घर में रेडियो है तो रेडियो भैया है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे टीवी है, तो ये जैसे कार है, तो ये सब क्या हो गया? ये विलासिता की वस्तु हो गई। ऐसा नहीं है कि ये सारी वस्तुएं आपके पास नहीं रहेगी तो आप जिंदगी नहीं जिएंगे। और विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय लोच जो होती है वो इकाई से अधिक होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता की आय में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उससे ज्यादा उपभोग व्यय वो क्या करता है? विलासिता की वस्तुओं पे करता है। ठीक है, मतलब जितनी उसकी आय होती है ना उससे ज्यादा व्यय वो विलासिता की वस्तुओं पे करता है। और बात सही भी है, अगर जो अभी आपको नौकरी मिल जाए तो 60-70 हजार 80 हजार रुपये आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आप जाएंगे कार के शोरूम में और 15 लाख रुपए का कार लेंगे तो वास्तविक रूप से महीने की सैलरी आपकी 70 हजार रुपये है, लेकिन कार आपने ले लिया कितने का? 15 लाख 20 लाख रुपए का। इसका मतलब कि जितनी आपकी इनकम हो रही है उससे तेजी से आप उपभोग व्यय कर रहे हैं। और किन वस्तुओं पे कर रहे हैं? विलासिता की वस्तुओं पे कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि उदासीन वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। उदासीन वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं।
सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। प्रदीप भारती जी, रितु जी, SN मिश्रा जी, रमेश कुमार सिंह जी, अक्षय गौरी जी, सुनीता शर्मा जी, राजन सिंह जी, सर्वेश जी, अभिषेक जी, सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई और है? सब बी बोल रहे हैं। तो देखिए भैया, उदासीन वक्र की अगर जो हम लोग बात करें तो इसे ही हम लोग किस और नाम से जानते हैं? अनाधिमान वक्र के नाम से जानते हैं, या अनाधिमान इसे हम लोग अनाधिमान वक्र या उदासीन वक्र कहते हैं। तो अनाधिमान वक्र या उदासीन वक्र क्या होता है? ये नीचे की तरफ ढालू होता है, ठीक है। उदासीन वक्र क्या होता है? ये नीचे की तरफ कैसा होता है? ढालू होता है। जहाँ पे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब किसी एक वस्तु में आप वृद्धि करते हैं तो आपको उसी संतुष्टि के संयोग पे बने रहने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी, ठीक है। तो जैसे दो वस्तुओं के संयोग को लिया जाता है और सब पे समान संतुष्टि मिलता है, तो अगर जो एक वस्तु के उपभोग को आप बढ़ाते हैं या एक वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा को आपको क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, ताकि आप उसी संतुष्टि के स्तर पे बने रहें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन की मान्यता के कारण, बिल्कुल ठीक है। और घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता क्या है? कि जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा को ज्यादा प्राप्त करना चाहेंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्यागना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको थियरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, और जो पूरी थियरी पढ़ेंगे तो बड़ी आराम से ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में क्या देखने को मिलेगा? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन, किसी वस्तु के मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक है, ठीक है। तो किसी वस्तु के मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। जैसे हम आपसे ये कहें, उदाहरण के तौर पे हम आपसे ये कहें कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो इससे क्या होता है कि वस्तु की मांग में 30% की कमी आ जाती है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ के ये बात आप समझ लिए तो ये प्रश्न आसान है, नहीं समझे तो फिर रट्टा मार के रहते चले जाएंगे। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी तेजी से कीमत बढ़ रहा है ना, उससे ज्यादा तेजी से मांग में कमी आ रही है। अर्थात मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ी, लेकिन उस वस्तु की मांग कितनी कम हो गई? 30% कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में क्या होगा? तो इजी सी बात है, कुल व्यय में क्या आ जाएगी? आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। कीमत बढ़ रहा है तो मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है ना, तो आप अगर जो थियरी ठीक से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, निश्चित तौर पे कवर हो जाएंगी। अब देखिए, अगर जो इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं ना तो परीक्षा में आप हजारों छात्रों से आगे चले जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग
प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन करिए और एप्लीकेशन पे जो क्लास होती है उसे भी ज्वाइन करिए, क्योंकि दोनों क्लासेस बहुत कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। दोनों को एक साथ वहाँ पे थियरी पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम आराम से सारी चीज़ें कंफर्म होती चली जाएंगी, कंप्लीट होती चली जाएंगी, सारी चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। बशर्ते आपको दोनों क्लास करनी होगी, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। तो अब यहाँ पे मांग की लोच का फार्मूला आपको जानना होगा। अब ABCD मत बताओ, हमको बताइए आपकी कैसे होगा, इसका प्रोसीजर बताइए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है, तो EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P/Q। यही तो होता है ना, यही तो होता है ना, या P1/Q1 ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा जाता है। मांग की लोच का फॉर्मूला यही तो होता है ना कि डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P/Q, यही होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे P1 का मान कितना दे दिया गया है, तो P1 का मान दे दिया गया है आपका 5 रुपए प्रति मूल्य इकाई, अर्थात पहले कीमत क्या है 5 रुपए। P1 कितना दे दिया गया है 5। P2 कितना दे दिया गया है, वस्तु की मूल्य घट के 4 रुपए हो रही है, तो P2 का मान कितना हो गया है, P2 का मान आपका हो गया है 4 रुपए। तो P1 आपका P1 5 रुपए, P2 आपका 4 रुपए। अब हमको डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, P1 माइनस P2, यही तो फार्मूला होता है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 4, अर्थात डेल्टा P का मान तो हमको पता चल गया कि डेल्टा P का मान आपका 1 आ गया। डेल्टा P हमको पता चल गया, ठीक है ना, सॉरी ठीक है, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q1 का मान क्या होता है, Q1 का मान इसमें क्या दिया है, तो वस्तु की 20 इकाई। Q1 का मान कितना दे दिया गया है 20। Q2 का मान कितना दे दिया गया है, Q2 बढ़ रहा है तो बढ़ के कितना हो जा रहा है 25 हो रहा है, 25, ठीक है। अब डेल्टा Q का मान निकालेंगे, तो डेल्टा Q का मान निकालेंगे तो ये 25 माइनस 20 5 आ जाएगा। तो हमको P1 का भी पता चल गया, P2 का भी पता चल गया, डेल्टा P भी पता चल गया और डेल्टा Q भी पता चल गया। अब फार्मूले में रख दीजिए, तो 5, अब इस फार्मूले में रख दीजिए, डेल्टा Q का मान कितना आया, 5 आया है अपान 4, ठीक है। डेल्टा P का मान कितना आया है, 4 आया है। एक सेकेंड, डेल्टा P का मान 1 आया है, 4 कैसे आया, ठीक है, 5 अपान 1, ठीक है, इनटू अब क्या है इसमें P1 का मान कितना है 5, P1 का मान कितना है 5 और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान यहाँ पे आपका 20 है, Q1 का मान कितना है 20 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, ये 5/4 आ जाएगा, 5/4, और 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1.25 भी लिख सकते हैं। तो क्या उत्तर आ जाएगा, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। एक बार निकालना सीख लीजिए, क्योंकि अगर जो आप एक बार सीख लेंगे तो फिर ये जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, और अगर जो नहीं सीखेंगे तो फिर ऐसे प्रश्न को अगर जो आपको पेपर में पूरे 2 घंटे भी दे दिए जाए ना, तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि अनाधिमान वक्र उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शर्त अधिक सही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, सब भी बोल रहे थे, चलिए। तो अगर जो अनाधिमान वक्र आपने पढ़ा होगा तो वो क्या बताते हैं, उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम एक क्रम में रख सकते हैं। अनाधिमान वक्र आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या कहा गया, वहाँ पे कहा गया कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता को मापने का कार्य तो मार्शल ने किया, लेकिन अनाधिमान वक्र के अंतर्गत ये कहा गया कि उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते। अगर जो आप कपड़ा पहने हैं
तो कपड़ा कितना आपके लिए उपयोगी है, क्या आप इसे संख्या रूपी पैमाने में माप सकते हैं? तो नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मार्शल साहब आते हैं तो कहते हैं कि मापा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो अनाधिमान वक्र विश्लेषण उपयोगिता के संख्यात्मक माप पे आधारित नहीं है, ये किस पे आधारित है? इन्होंने कहा कि उपयोगिता को एक क्रम में रखिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि उपयोगिता को एक क्रम में रखिए, जिसके अंतर्गत अर्थात उपयोगिता को, इन्होंने कहा कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है, अर्थात उपयोगिता को हम एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको भूख भी लगी है और आपको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, तो भाई सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तो पहले क्रम पे किसको रखा जाएगा? भूख को, अर्थात रोटी को, और फिर दूसरे स्थान पे क्या आएगा? कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, आप वस्तुओं को एक क्रम में रख सकते हैं, आप उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ता के मांग वक्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चलिए भाई बताइए। प्रियम जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सर्वेश कुमार जी, अभिषेक जी, नौशाद अली जी, रेशम बघेल जी, पिंटू जी, सुखाया सिंह जी, सुनील जी, ज्योति चौरसिया जी, मंजू जी, प्रदीप जी, रमेश कुमार सिंह जी। चलिए ज्योति चौरसिया जी, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं। अब ये भी देखिए बहुत आसान सी बात है कि उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, एक उपभोक्ता क्या करता है? वस्तुओं की मांग करता है, और मांग वो कैसे करेगा? तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि देखिए भैया, मांग के लिए, किसी वस्तु की मांग हो रही है तो उसके लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर जो आप कार की मांग है, तो सबसे पहले तो कार खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। फिर आपके पास क्या होनी चाहिए? कार खरीदने की क्रय शक्ति होनी चाहिए। आपके पास 10-20 लाख रुपए होनी चाहिए, और फिर कार खरीदने की तत्परता होनी चाहिए। तत्परता होनी चाहिए अर्थात आपके पास 20 लाख रुपए है तो जेब में लेकर के शोरूम में जाइए, शोरूम में पैसा दीजिए, वहां से कार लेकर के चले आइए, ठीक है। लेकिन तो ये तो होता है मांग। मांग 3 तत्वों से मिलकर के बना है। और यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि उपभोक्ता के मांग वक्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, कीमत उपभोग वक्र। तो भैया, एक उपभोक्ता की जो मांग होती है ना, उसका संबंध किससे होता है? कीमत से ही तो होता है ना। होता है कि नहीं होता है? एक उपभोक्ता जो होता है, जब बहुत ज्यादा कीमत उससे मांगी जाती है, अब आपके आय के ऊपर डिपेंड करता है कि कीमत आपके लिए क्या मायने रखता है। तो अगर जो हम आसान भाषा में कहूँ, तो कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा को प्रकट करता है, ठीक है। तो कीमत उपभोग वक्र क्या बताता है? तो कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा को बताता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसका संबंध किससे हो जाएगा? मांग वक्र से हो जाएगा। इजी सी बात है। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है भाई? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ए बोल रहे हैं अल्पकाल से। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो अल्पकाल से संबंधित होता है, और पैमाने का जो प्रतिफल होता है वो दीर्घकाल से संबंधित होता है। तो जब विभिन्न विभिन्न आगतों में से किसी एक की मात्रा को स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील हो, तो इस प्रकार के उत्पादन फलन को परिवर्तनीय अनुपात नियम कहते हैं।
तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती है। इजी सी बात है। अब देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे तो यहाँ पे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या की 3 अवस्थाओं को बताता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थव्यवस्था 3 स्थिति में पहुंचती है जनसंख्या को लेकर के। तो पहली स्थिति तो तब होती है जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, बहुत ज्यादा आर्थिक क्रिया नहीं होती है, बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोग शिक्षित नहीं होते हैं, और पहली कंडीशन में समाज परंपरागत होता है और यहाँ पे ज्यादा जन्म दर देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है जैसे जो पिछड़े देश हैं, चाहे हम भारत की भी बात करें, अभी 1-2 पीढ़ी पहले की बात आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो 10-10 बच्चे पैदा करते थे, है कि नहीं, 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते थे। क्यों पैदा करते थे? इसलिए पैदा करते थे कि अगर जो 10 बच्चा हमारा रहेगा तो हमारे पास 10 ठो लाठी रहेगा और हमारा पड़ोसी हमको परेशान नहीं करेगा, हमारे घर पे वो कब्जा नहीं करेगा। तो पहली अवस्था तो ये होती है कि जब जन्म दर ज्यादा होती है और अशिक्षा भी ज्यादा होती है तो इससे क्या हो जाता है, मृत्यु भी बढ़ता है। तो पहली कंडीशन में जन्म दर भी ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अब अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत विकास कर चुकी होती है और लोगों को शिक्षा का और स्वास्थ्य का ज्ञान शिक्षा और स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या होता है कि जन्म दर ज्यादा होता है लेकिन अब मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाते हैं। और यहीं पे जब जन्म दर ऊंचा होता है और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति यहीं पे होती है। यहीं पे क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। और तीसरी कंडीशन तब आती है जब तीसरी कंडीशन तब आती है जब देश विकसित हो चुका होता है और अब यहाँ पे लोगों की माइंडसेट ये हो जाती है कि हमारा एक भी लड़का होगा या एक भी लड़की रहेगी तो काम चल जाएगी। तो यहाँ पे जन्म दर में भी कमी आ जाती है और फिर मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं और यही क्या होता है, ये तीसरा कंडीशन जो होता है यही जनसंख्या की आदर्श स्थिति होती है। पेपर में पूछा जाता है कि जनसंख्या की आदर्श स्थिति क्या होती है, तो यही तीसरी कंडीशन होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं करती है, तो प्रथम व तृतीय, क्योंकि प्रथम में जन्म और मृत्यु दोनों ज्यादा होता है तो यह जनसंख्या विस्फोट नहीं होता है, और तीसरे में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे आ जाता है, तो इससे भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न ये रहा कि लाभ का लगान सिद्धांत किसने विकसित किया। चलिए भाई, लाभ का लगान सिद्धांत किसने विकसित किया। और रोज आप लोगों की क्लास होती है ना, तो रोज क्लास किया करिए। रोज क्लास शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, तो रोज क्लास किया करिए, क्लास को रोज ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, वाकर की बात बोल रहे हैं, डी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाकर। वाकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो लगान होता है ना वो लाभ से भिन्न होता है। उन्होंने क्या कहा कि जो लाभ होता है, लाभ लगान से भिन्न होता है। लाभ क्या होता है, लगान से भिन्न होता है। लाभ क्या होता है, लगान से भिन्न होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय संबंधित है। मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय किससे संबंधित है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इजी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय संबंधित है। तो मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय जो है ये पूंजी बाजार से संबंधित है, और ये प्रमेय अर्थात ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक फर्म को, ठीक है, एक फर्म को पूर्ण आजादी है कि
वह वित्त कहाँ से प्राप्त करे, कहाँ से प्राप्त करे तथा कहाँ पर निवेश करे, कहाँ पर निवेश करे, कहाँ पर निवेश करे। ठीक है, तो ये आसान भाषा में एक लाइन में आपको बता दिया कि मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय पूंजी बाजार से संबंधित है और ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक जो फर्म होता है अर्थात एक जो कंपनी होती है वो इस बात के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि वो कहाँ से पैसा प्राप्त करे ताकि उस पैसे को वो निवेश कर सके। तो वो कहाँ से पैसा प्राप्त करे और इस पैसे को वो कहाँ पे निवेश करे, इसके लिए वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो यही बात आसान भाषा में मैं कहूँ तो मोदी गिलियानी मिलर प्रमेय में कहा गया और ये किससे संबंधित है, पूंजी बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस संबंधित है। क्या उत्तर आ रहा है? किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस किससे संबंधित है? अब किन्स साहब ने क्या कहा? किन्स साहब ने कहा कि मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। हम आपसे पूछे कि आप क्यों पैसा चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी हमको बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना है, बहुत सारी सेवाओं को खरीदना है, इसीलिए हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं। लेकिन किन्स साहब ने क्या कहा? किन्स साहब ने कहा कि लोग मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं। पहला कारण उन्होंने बताया लेन देन उद्देश्य, लेन देन उद्देश्य अर्थात लेन देन करने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरे कंडीशन में इन्होंने बताया कि पूर्वोपाय उद्देश्य, पूर्वोपाय उद्देश्य, पूर्वोपाय उद्देश्य अर्थात जिसे इन्होंने क्या कहा, वर्षा दिवस भी कहा। इसे इन्होंने क्या कहा, वर्षा दिवस कहा। पूर्वोपाय उद्देश्य या वर्षा दिवस का मतलब ये होता है कि किन्स ने कहा कि देखिए भैया हो सकता है कि भविष्य में चल करके आपके आय अर्जन करने का स्रोत खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में आप अपने पास कुछ ऐसा पैसा रखे रहिए ताकि जब वर्षा दिवस आए अर्थात जब वो दिन आए जब आपको आय प्राप्त न हो, जब आपकी इनकम रुक जाए, तब उस समय आप इन पैसे का प्रयोग करके और इस संकट से उबर जाएं। ठीक है, तो पूर्वोपाय उद्देश्य या वर्षा दिवस का मतलब ये होता है कि हम लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली जोखिमों से निपटा जा सके। ठीक है, और फिर मुद्रा की मांग का जो तीसरा कारण होता है वो होता है सट्टा, अर्थात लोग मुद्रा की मांग सट्टा खेलने के लिए करते हैं और इसे ही मुद्रा का सबसे अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया है। बार बार पूछा जाता है कि किन्स ने किसे मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा, तो सट्टा के लिए मुद्रा की मांग को। तो जितने लोग भी पूर्वोपाय उद्देश्य बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो गुणक का मान क्या होगा। चलिए भाई क्या होगा, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर हो जाएगा। अब 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1/MPS या k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, इसमें क्या दिया है, MPC दिया है। ठीक है, और गुणक अर्थात k का मान पूछ रहा है, तो इसमें पुटअप करेंगे ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6। ठीक है, 1/0.4। ठीक है, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 10.5 चौको 20, 2.5 उत्तर आ जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए आपको पता होने चाहिए, गुणक पता होना चाहिए, त्वरक पता होना चाहिए। अब गुणक की अगर जो हम लोग बात करें तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, रोजगार गुणक के रूप में RF कोहन ने दिया था। क्या बताया था, कहा कि जब आरंभिक दौर में रोजगार बढ़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आती है। फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किया
किसने विकसित किया? निवेश गुणक के रूप में किन्स ने विकसित किया। क्या कहा? कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो जितना निवेश बढ़ाया जाता है इसका कई गुना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो अब देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से त्वरक भी आपको याद आना चाहिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जेबी क्लार्क को जाता है। त्वरक क्या बताता है? उपभोग और आय में परिवर्तनों की व्याख्या करता है। ये सब कहानी बन जाना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं बना है तो थियरी पढ़िए, नहीं बना है तो थियरी पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है, जो थियरी की क्लास होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपने गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए जैसे मैं बोलता हूँ, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। उस कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, ठीक है। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं फिर दोबारा आपको कभी भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अस्थायी आय में वृद्धि बचत में चली जाती है, ठीक है। तो अगर जो फ्रीडमैन साहब की आप अस्थायी आय परिकल्पना पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। इसी तरीके से आपके यहाँ पे 4 अर्थशास्त्रियों को पढ़ा जाता है। कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। वो लोग समझ रहे होंगे जो बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे फ्रीडमैन की बात होती है, वहीं पे किसकी और बात होती है, ड्यूजेनबरी साहब की बात होती है। तो 4 अर्थशास्त्रियों को हम लोग एक जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। उन चारों परिकल्पनाओं का नाम आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय माना है, ठीक है। अब देखिए, अब इजी सी बात है। अब अगर जो आप रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़े होंगे तो रिकार्डो साहब ने क्या कहा? कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक है वो ज्यादा लगान देता है, जो भूमि कम उर्वरक होता है वो कम लगान देता है। ऐसी भूमि जो लगान नहीं देती है उसे सीमांत भूमि कहा जाता है। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती है, अर्थात ये उर्वरक नहीं होती है, उर्वरक नहीं होती है। और जब उर्वरक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये लगान नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भूमि जो लगान देती है अर्थात जो उर्वरक होती है उसे अधिसीमांत भूमि बोलते हैं, अधिसीमांत भूमि। तो अधिसीमांत भूमि क्या होता है? तो अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि जो उर्वरक होती है, जो क्या होती है? उर्वरक होती है, ठीक है। अर्थात ये क्या करती है? लगान देती है, ये लगान देती है। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, ठीक है। भूमि की पूर्ति को उन्होंने क्या कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात भूमि की लेंथ को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
और भूमि का एकमात्र कार्य जो है वो क्या है, उत्पादन करना है, कृषि करना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए भूमि का हस्तांतरण आय को उन्होंने क्या माना था, शून्य माना था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सापेक्ष आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना और अस्थायी आय परिकल्पना। वेरी गुड। देखिए पता है, मुझे भी पता है कि आपको बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन अगर जो एक बार आप कमेंट में लिख लेंगे और थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो क्या बुरा होगा। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज को देखेंगे, किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो आपको याद होगा, नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे आप मेरी क्लास को देखते हैं तो मैं याद हूँ, नहीं देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी चीजें भूलने लगेंगी। ठीक है, तो सफलता चाहिए तो निरंतर पढ़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में किसी को कुछ मिला नहीं और आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। ठीक है, मेहनत करिए, और जो मेहनत करता है उसका हाथ कभी खाली नहीं होता है। थोड़ा लेट भले से हो सकता है, लेकिन जिंदगी में जरूर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं अपने परिश्रम के द्वारा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि किन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि मुद्रा की मांग के लिए किन्स साहब ने कहा कि लोग 3 कारणों से मुद्रा की मांग करते हैं। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा पूर्वोपाय उद्देश्य जिसे वर्षा दिवस कहा गया, और तीसरा सट्टा उद्देश्य, और इसी को ही मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया। अभी कुछ देर पहले यही बता रहा था। अगला प्रश्न, कि एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक प्रतिबंध क्या है? चलिए भाई, पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक प्रतिबंध क्या है, बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, तो अब ये भी आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सर जी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, और कोई एक व्यक्तिगत फर्म कीमत पर कोई असर नहीं डाल सकती है, क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। ये सब दिमाग में घूमना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो देखिए दोनों बातें ठीक है। पहली, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, अर्थात AR/MR के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। तो ये वाला जो कंडीशन होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकार का परिणाम प्रायः होता है। एकाधिकार क्या होता है, तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और एकाधिकार के अंतर्गत जो एकाधिकारी होता है ना, वो कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त करके टाटा बाय बाय करने की स्थिति में होता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लाभ ज्यादा हो। ठीक है, तो एक एकाधिकारी जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लाभ ज्यादा हो। ठीक है, और लाभ ज्यादा के लिए वो 2 काम कर सकता है। पहला काम तो वो ये कर सकता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है उससे कम पूर्ति करे, अर्थात उत्पादन करे, जिससे उसकी वस्तु की कीमत बहुत ऊंची हो जाए, तो वो ज्यादा लाभ कमा पाएगा। और दूसरी कंडीशन ये भी अपना सकता है कि जितनी तेजी से मांग बढ़ रहा है उतनी तेजी से पूर्ति में वृद्धि करे, और अब ज्यादा वस्तुओं को बेच के कम मार्जिन पे अपने लाभ को अधिकतम करे। यहाँ पे ज्यादा वस्तु को बेच के कम मार्जिन पे अपने लाभ को अधिकतम करे। वो 2 प्रकार से काम कर सकता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि आवंटनीय एवं तकनीकी अकुशलता
सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया कि एक जो एकाधिकारी होता है ना, उसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि कैसे भी करके लाभ कमाया जाए। जैसे आपने कभी न कभी टैक्सी में यात्रा किया होगा और ऐसी टैक्सी होगी जो हर तरफ से, चारों तरफ से वो हिल रही होगी। या ऑटो में आपने कभी बैठा होगा, तो ऑटो ऐसा होगा कि जहाँ पे 2 लोग बैठते हैं वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए, और वो क्या होता है, अनसेफ होता है। गाड़ी क्या होती है, पूरी तरफ से हिलती रहती है। तो वो क्या है, वो भी तो एक अधिकारी है ना। उसका क्या है, उसका है कि यार बैठाओ, सवारी बैठाओ, खूब घुमाओ, खूब पैसा लो। उसको कौन रोकने वाला है। किसी से 20 रुपया किराया लेगा, किसी से 120 रुपया किराया लेगा, किसी से 200 रुपया किराया लेगा, है ना। तो आवंटनी एवं तकनीकी और कुशलता देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए भाई बताइए, शिवानी श्रीवास्तव जी, सुनीता शर्मा जी, सुकन्या सिंह जी, अक्षय गौरी जी, सुनील दुबे जी, अनीता सैनी जी, रंजीत कुमार जी, पारस कुमार जी, मंजू जी, पिंटू कुमार यादव जी, ज्योति चौरसिया जी, अक्षय जी, रिंकू जी। सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई कह रहा है सर जी डी ऑप्शन को समझा दीजिए। अरे डीए को तो समझाए हैं ना, आपको बताया तो उदाहरण। कभी आप ऑटो में बैठे हैं, कभी आप पुरानी वाली जीप में बैठे हैं, एज ए सवारी बैठे होंगे तो पता होगा। बहुत सारे उदाहरण है, एक थोड़ी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी टी बोल रहे हैं, फ्रेडरिक लिस्ट एवं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये लोग किससे संबंधित हैं, ये शिशु उद्योग तर्क से संबंधित हैं। शिशु उद्योग तर्क, तो शिशु उद्योग तर्क से संबंधित फ्रेडरिक लिस्ट एवं अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। इन लोगों का क्या कहना था, इन लोगों का ये कहना था कि देखिए भैया, जब कोई एक नई फर्म उद्योग में एंट्री करती है तो पुरानी फर्म से कंपीट करने में उसे बहुत मुश्किलात होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब नई फर्म उद्योग में एंट्री करे तो हमें उसे संरक्षण देना चाहिए ताकि वो भी लाभ कमा पाए। तो ये ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी मार्शल, विक्सेल और फिशर ने ब्याज के सिद्धांत दिए थे, यहाँ पे फ्रेडरिक लिस्ट एवं अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने नहीं दिया था। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र क्या होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। क्या उत्तर आ रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्रेता और विक्रेता दोनों को पता होता है कि बाजार की प्रचलित कीमत क्या है, और जो उद्योग होता है, उद्योग के द्वारा मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण किया जाता है। और इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म या एक कोई फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, लेकिन कीमत किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, उद्योग के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष के समानांतर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए चलिए क्या उत्तर आ रहा है, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच। क्या उत्तर आ रहा है, क्या फार्मूला, क्या फार्मूला, क्या फार्मूला, क्या फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या पता होना चाहिए। एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई, यही तो होता है ना। और सीमांत आय शून्य दिया है, सीमांत आय क्या दिया है,
शून्य, अर्थात एम आर का मान कितना दे दिया गया, 0 दे दिया गया। एम आर का मान क्या दे दिया गया, 0 दे दिया गया। तो एम आर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एम आर का मान क्या दे दिया गया, 0, सीमांत शून्य दे दिया गया है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दीजिए। तो जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा है। 1 इज इक्वल टू 1 अपान ई हो जाएगा, और ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, ई का मान 1 के बराबर हो जाएगा। कर लीजिएगा, आसान सा है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कौन कह रहा है कि सर जी को बहुत मजा है? कौन कह रहा है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? पता है, 365 दिन में कम से कम 50 या 100 दिन तो ऐसा होता ही है कि जब दिन में आदमी क्या कर पाता है, दिन में आदमी लंच ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि समय ही नहीं मिलता है ना। 365 दिन में 50 से 100 दिन ऐसे भी होते हैं जब आदमी ठीक तरीके से सो नहीं पाता है। तो चीज़ें दूर से जितनी अच्छी दिखती है ना, उतनी अच्छी होती नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर जो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है ना, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको अपनी लाइफ को क्या करना पड़ता है, उसी के अनुसार मैनेज करना पड़ता है। बाकी हर एक चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और उस परिश्रम में बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप लोग बोल रहे हो कि सर जी का बड़ा मजा है। सर जी का कौन सा मजा है भाई? देखिए, पूरा भीगा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बैठा हूँ आराम से, चैन से। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि ISLM वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और देखिए, आपको भी सफलता चाहिए ना, तो जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि गुड लिविंग हो, अच्छा खाना हो जाए, अच्छा पहनना हो जाए, अच्छा सोना हो जाए, तो सब ये बेकार की बातें हैं। अगर जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ये सब बेकार की बातें हैं कि हम बढ़िया खा लें, बढ़िया पहन लें, बढ़िया सो लें, बढ़िया मोबाइल चला दें। सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना। आप ये सोचें कि गुड लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा नहीं होगा भाई। बहुत सारे रातें ऐसी होंगी जब आपको जगना पड़ेगा, बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब आपको भूखे रहना पड़ेगा। तो ये सफलता के पार्ट होते हैं, है ना। चलिए, बहुत सारे लोग तो पूरा दिन भर इसी मैनेज में रह जाते हैं कि कब खाएंगे, कब सोएंगे, सो के उठे, खाए, फिर सोए। ठीक है। तो आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सेशन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? 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 ISLM वक्र प्रतिच्छेदन बिंदु बताता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वस्तु व मुद्रा दोनों ही बाजारों के संतुलन को। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार बताया भी हूं आप लोगों को। तो IS तथा LM फलनों के रूप में वस्तु एवं मुद्रा बाजार के सामान्य संतुलन के लिए आवश्यक क्या होता है? तो आवश्यक यह है कि जब दोनों वस्तुओं और मुद्रा बाजार में ब्याज दर और आय स्तर की एक ही जोड़ी हो, तो दोनों बाजार में फिर क्या होता है, संतुलन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए,
कि निम्न में से कौन नियम फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम दिए, मितव्ययता का नियम दिया, लाभ का नियम दिया, ठीक है, और क्या दिया? आधिक्य का नियम दिया, जिसे हम लोग स्वीकृति का भी नियम बोलते हैं, जिसे हम लोग स्वीकृति का भी नियम बोलते हैं। और चौथा क्या था? चौथा जो था वो बचत का नियम था, बचत का नियम था। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? समन्वय का नियम क्या होगा भाई? इसका कोई मतलब थोड़ी होगा। आधिक्य के नियम को उन्होंने स्वीकृति का भी नियम कहा और फिर उन्होंने बचत का नियम दिया। मितव्ययता, लाभ, आधिक्य या स्वीकृति और बचत का नियम, 4 नियम दिया। अगला, निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु। अब विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु का क्या मतलब होता है? देखिए, जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो बेल आइकन है, चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? कि निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? तो विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु, तो विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, चलिए ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी बोल रहे हैं। तो विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसे उपलब्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की हो, ठीक है। तो एक होता है आपकी निजी वस्तु, एक हो गया आपकी निजी वस्तु, और दूसरी होती है आपकी सार्वजनिक वस्तु। तो निजी वस्तु, जैसे आप मोबाइल, जिस मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, ये आपकी निजी वस्तु है क्योंकि आपने इसे खरीदा है। और सार्वजनिक वस्तु क्या होता है कि जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस क्या हो गया? सार्वजनिक वस्तु हो गई, क्योंकि पुलिस सबके लिए है। ऐसा नहीं कि पुलिस आपका प्रोटेक्ट कर रही है, आपके पड़ोसी का नहीं कर रही है। जो हमारी सेना है, सेना क्या हो गई? ये भी एक सार्वजनिक वस्तु है। जो लैंप लगवाया जाता है आपके मोहल्ले में, ये भी क्या हो गया? एक सार्वजनिक वस्तु ही हो गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान क्या है? ठीक है, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? हा? अच्छा, जब से YouTube ने ये वाला फीचर दिया है, तब से कमेंट बॉक्स थोड़ा सा और रोमांचक हो गया है कि नहीं? क्योंकि, चलिए ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा रोमांचित तो किया है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो देखिए, करापात का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा और आपको ही अदा करना होगा। जैसे मतलब आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इनकम टैक्स देना है, तो भैया सैलरी आपको मिल रही है तो टैक्स भी आप ही देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया सैलरी आप हमें दे दीजिए और ये जो हमारा पड़ोसी है उससे टैक्स ले लीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो करापात का मतलब ये होता है कि कर आपके ऊपर लगता है और आप ही को कर अदा करना होता है, ठीक है। और कराघात का मतलब ये होता है कि कर आपके ऊपर तो लग रहा है, लेकिन कर का विवर्तन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि अमूल दूध है, अमूल दूध की कंपनी है, इस पे सरकार ने कर लगाया, इस पे सरकार ने टैक्स लगाया और प्रति लीटर 5 रुपए
कर अमूल दूध के ऊपर लग गया। अब अमूल दूध वाला क्या करेगा, ये जो 5 रुपया कर लगा है ना, ये अपने दूध की कीमत को 5 रुपया बढ़ा देगा। अर्थात ये कर किससे ले लेगा, ये उपभोक्ता से कर लेगा। ये किससे लेगा, उपभोक्ता से। तो सरकार ने कर किसके ऊपर लगाया था, अमूल कंपनी के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये तो कराघात किसके ऊपर था, कराघात था अमूल कंपनी के दूध के ऊपर। लेकिन करापात किसके ऊपर पड़ा, उपभोक्ता के ऊपर पड़ा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला वैगनर्स लॉ, क्या उत्तर होगा भाई, चलिए क्या उत्तर आ रही है। तो बी सी इजी सी बात है, ठीक है। तो वैगनर्स लॉ जो है वो किससे संबंधित है, राज्य की बढ़ती क्रियाकलापों से। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे राज्य की क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। और जब क्रियाकलापों में वृद्धि होगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है भाई, सभी लोग जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रत्येक दिन शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ यूट्यूब पे। रोज क्लास होती है, बीच बीच में कभी काल छुट्टी होती है, लेकिन 365 दिन ये क्लासेस चलती हैं। और अगर जो आप ईमानदारी से मेहनत से एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह मुझे ठीक से फॉलो करेंगे, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच हैं, अलग अलग परीक्षाओं के बैच हैं। सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, आपको करंट करवाया जा रहा है। अगर इन सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा भाई, सब कुछ कवर हो जाएगा। कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उस कोर्स को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, कोई भी आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, सी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये क्या होती हैं, ये मेरिट वस्तु या इसे मिश्रित वस्तुएं भी कही जाती हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर था या किसी परीक्षा का था, उसमें मेरिट वस्तु को पता है, उसमें मेरिट वस्तु को मिश्रित वस्तु दिया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर जो आपके साथ भी ये पेपर में कंडीशन बने तो आप भी इस बात को समझ पाए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये क्या होती है, मेरिट वस्तु होती है जिसे मिश्रित वस्तु भी कहा जाता है। और मेरिट वस्तु का मतलब क्या होता है, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है। अगला सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर होता है, कौन सा कर होता है भाई, सदा के लिए एक बार, सदा के लिए एक बार कौन सा कर लगाया जाता है, तो इजी सी बात है, सदा के लिए एक बार कर लगेगा, वो कौन सा कर लगेगा,
उत्तराधिकारी कर लगेगा। ठीक है, जब एक पिता का पुत्र उत्तराधिकारी बनता है तो एक बार जो मालिक बनेगा ना उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, फिर दोबारा नहीं लगेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, इजी बात। अगला प्रश्न। अगला कि यदि आय स्तर बढ़ने पर कर की आय में अनुपात बढ़ता है तो यह किस प्रकार का कर होगा। अब देखिए, अगर जो आपने कर को भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे प्रगतिशील कर क्या होता है। तो प्रगतिशील कर के अंतर्गत जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है ना उसी अनुपात में कर की दर भी बढ़ती है, कर की दर बढ़ती है। ठीक है, जैसे 10% आपका आय बढ़ा तो 10% भी आपका कर बढ़ जाएगा। तो ये होता है प्रगतिशील। प्रतिगामी कर में क्या होता है कि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है ना उतनी तेजी से आपकी कर की दर नहीं बढ़ती है। ठीक है, अनुपातिक कर में क्या होता है कि सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाता है, सभी वर्गों पर समान रूप से। और अधोगामी कर, भारत में यही कर प्रणाली है। अधोगामी कर में क्या होता है कि प्रारंभिक दौर में जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है लेकिन कर की दर में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि यदि आय का स्तर बढ़ने पर कर का आय के अनुपात बढ़ता है तो ये कर क्या होगा, प्रगतिशील होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है। अब एक होता है मांग जन्य मुद्रास्फीति, दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब भारत की जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भैया कि ये जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग मांग भी बढ़ाएंगे। तो मांग तो हर कोई कर सकता है लेकिन उत्पादन तो सभी लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो मांग ज्यादा हो जाएगी और पूर्ति, बाजार में वस्तुएं कम हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और इसी बात को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, महंगाई को ही हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है, मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। अब लागत जनित मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है, वस्तु की उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है और वस्तु की उत्पादन लागतों में वृद्धि होने के कारण जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इस प्रकार से उत्पन्न स्थिति को लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। और लागत जन्य मुद्रास्फीति में क्या होगा कि बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत, यहाँ पे बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि एक जो श्रमिक होगा वो अपनी मजदूरी में वृद्धि करने की मांग करेगा, और जब मजदूरी वो बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ेगी। उत्पादन लागत बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि इस वस्तु की मार्केट में कीमत भी बढ़ेगी। अगला है कि फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। फिशर का विनिमय समीकरण क्या स्थापित करता है। अब आपके पेपर में पूछा जाता है कि फिशर का समीकरण आप बताइए, तो दो तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि फिशर का मूल समीकरण बताइए, तो फिशर का मूल समीकरण है mb = pt। ठीक है, फिर पूछता है फिशर का संशोधित समीकरण बताइए, तो फिशर का संशोधित समीकरण है m' v' प्लस mv = pt। ठीक है, फिर ये फिशर का समीकरण बताता क्या है, तो ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आती है। कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा का जो मूल्य होता है उसमें आधे की कमी आ जाती है। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत कैसे बढ़ेगा और मुद्रा की वैल्यू कैसे कम होगी। तो भाई इसके लिए थियरी पढ़ा करिए, आसान भाषा में बता रहा हूँ, समझ जाएंगे तो ठीक ही है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल दिया गया, तो ये 50,000 करोड़ किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी रहेगा, ये पूरा अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे करके सर्कुलेट हो जाएगा। और जब धीरे धीरे सर्कुलेट हो जाएगा सबके पास पैसा हो जाएगा। तो सबके पास जब पैसा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ जाएगी और उसके अनुसार उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी
तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी। इजी सी बात है। जैसे कि आप देखते हैं कि 2023 में क्या था कि दाल 70 रुपया पर केजी था, तो आपके पास अगर जो 2023 में 140 रुपये था तो आप 2 किलो दाल खरीद सकते थे। लेकिन 2025 की स्थिति क्या है, तो अब दाल की कीमत 140 रुपये हो गई, अर्थात अब 2025 में दाल आप क्या कर पा रहे हैं, 1 ही केजी खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि दाल की कीमत जब बढ़ी है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई है। ठीक है, सो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक परिवर्तन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? चलिए भाई बता दीजिए। देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसकी ठीक है, पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं IFCI, सभी लोग का उत्तर ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। और इसका कार्य क्या है? तो इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि औद्योगिक सहकारी इकाइयों को ये ऋण उपलब्ध कराएगा। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हुई है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर इसी फॉर्मेट में आप सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई? सब कुछ यहीं से आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। और परचेज करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, आपको इकोनॉमिक्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल जाएगा, सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी में टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ से, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D++B, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।